Assalamu alaikum, namaste and sat sri akal and good evening to all Gimme TV viewers. उम्मीद है आप जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में और जनूबी एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ भी बैठे हैं और हमारा शो देख रहे हैं, तो आप कोरोना से फाइट भी कर रहे हैं, एहतियात भी कर रहे हैं। और जैसे कि अभी पिछले दिनों हम आपसे मुख्तलिफ डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, उनसे एक्सपर्टीज ले रहे हैं। हमारे बहुत सारे मेहमान, हम कोशिश करते हैं कि ऐसे हम बुलाएं जिनसे आपको कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं। हमारे साथ आज हैं वीरोलॉजिस्ट जिन्होंने प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान साहब हैं। इन्होंने MBBS किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम UK किया और उसके बाद आपको पता है कि वो PhD हैं पर्शियन में, और इसके अलावा उनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो एक लिविंग स्कॉलर हैं ऑन इकबाल। तो आज हम उनसे इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त लीडिंग एक्सपर्ट जितने भी हम में से डॉक्टर प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान एक हैं, जिन्होंने जो आजकल कोरोना का और कोविड-19 का जो सिलसिला पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उनकी एक्सपर्टीज को बहुत ज्यादा माना जा रहा है। उनकी और वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रही हैं। तो हमने सोचा, क्योंकि आपको हम अक्सर कहते रहते हैं कि अपना ख्याल रखें, एहतियात करें, तो क्यों ना आज हम अपनी इस मेहमान शख्सियत जो इस फील्ड की एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत करें और उनसे आप जिस भी तरह का फायदा ले सकें, उनकी हर तरह की एक-एक जो लफ्ज उनका होगा वो आपके लिए बहुत मुस्तफीद होगा। तो डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत वेलकम कहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और आपने टाइम निकाला और आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। खुशामदीद कहती हूँ आपके शो में। तो डॉक्टर साहब बताइए, ये जो करंट सिचुएशन है, पहले तो कि मतलब आप देखें, एहतियात का तो सब लोग ही बताते हैं और बहुत सारे लोग एहतियात भी कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, ग्लव्स पहन रहे हैं और जो प्रिकॉशंस है, सोशल डिस्टेंस भी रख रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। और हमारे तो यहाँ पे इंग्लैंड में आपको पता है पर वीक जो है वो मोर देन 500 जो है वो ट्रेजेडीज, और मेरा दिल नहीं करता कि मैं डेथ का लफ्ज इस्तेमाल करूं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये चीजें सामने आ रही हैं। ये हमें इस किस्म की हमारे प्लेनेट पे एक वायरस आ गया और उसकी अभी तक कोई वैक्सीनेशन का कुछ पता नहीं चल रहा, क्या उसकी कोई मेडिसिन, कोई ऐसी चीज नहीं। तो सर, आप किस तरह से लोगों को एजुकेट कर रही हैं? आप खुद से सारा बताइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, आपने जैसे फरमाया है कि इस पे कंट्रोल कैसे नहीं किया जा रहा। जी जी। तो आपके सामने चाइना का मॉडल है। चाइना में ये वायरस आया है जी। और दिसंबर में 17 दिसंबर को शायद उनका पहला केस था। 1 जनवरी को उन्होंने लोगों को बताया, WHO को, और उसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ मेजर्स के साथ और बड़ी सख्ती के साथ मुख्तलिफ अमूर के उन्होंने एक्शन लिया है और उन्होंने इस पे कंट्रोल कर लिया। ताइवान का भी हाल कुछ ऐसा है, इसी तरीके से सिंगापुर। तो बात ये है कि वो तो था होल, जिसे कहते हैं, प्रेपरेशन के साथ और सख्ती के साथ। दूसरा मॉडल है, जैसे आपने फरमाया है, UK का है, जी बिल्कुल, US का है, जी, और फिर आपने देखा इटली में क्या हुआ है, उससे पहले स्पेन में क्या हुआ है, जी, ईरान में क्या हुआ है, साउथ कोरिया में क्या हुआ। तो इन ममालिक में अगर देखें तो, चूंकि मैं खुद इंग्लिस्तान में मैंने काफी अर्सा काम किया है, इंग्लिस्तान में एक माहौल ये होता है कि हम सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, उसके बाद अमल करते हैं। लेकिन जब पेंडेमिक आती है तो शायद हमारे पास प्लानिंग का बहुत कम टाइम होता है, और अगर हम सोचते रह जाएं तो सूरत हाल खराब हो जाती है। यही हाल अमेरिका में था। अमेरिका में शुरू में उन्होंने मजाक उड़ाया, ये चाइना का वायरस है, जैसे भी है,
फिर वो वायरस उनके मुल्क में पहुंचा और फिर जो कोशिश उन्होंने की मेरे ख्याल के मुताबिक वो हाफ हार्टेड थी। पाकिस्तान में अगर आप देखें जहाँ मैं मौजूद हूँ, हमने आगाज कर दिया था अपनी कोशिशों का जनवरी में। वसाइल हमारे महदूद थे, सही, लेकिन हमने इस वेव को स्लो डाउन कर दिया, कोशिश की, लॉकडाउन किया, हमने ट्रेस किया केसेस को, मुल्क से आने वाले हर केस को, मुल्क के अंदर फैलने वाले क्वारंटाइन किया। लेकिन एक वक्त आ गया कि हुकूमत के आसाब भी मुजमहल हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल लूज हो गया। वही हमने कंट्रोल लूज किया और लोगों को घूमने फिरने की थोड़ी बहुत आज़ादी थी। ठीक है, हमने एसओपीज लिखे, हमारी कोशिश थी कि लोग इस पे अमल करें, लेकिन वो अमल नहीं हो सका और एकदम केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। और वो मुल्क जहां हम 2-3 महीने कंट्रोल करके बैठे हुए थे, अब वहां 2000 से 3000 केस रोजाना हो रहे हैं इसके। तो इंग्लिस्तान में भी जो सूरत हाल थी, ठीक है, उन्होंने बड़ा मेहनत किया है, प्लान किया है, हॉस्पिटल भी बनाए हैं, तो उसके बाद जो प्रोवाइड कर सके लोगों को फैसिलिटीज वो दी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वहाँ पे भी हाफ हार्टेड हुआ है और मिक्स किस्म का रिस्पांस था लोगों का भी और गवर्नमेंट का भी, और उसका नतीजा ये निकला है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती चली गई। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। सर, ये कि अभी पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, हमने देखा वैसे पाकिस्तान में बहुत अच्छे इंतजाम है। हमारे कुछ फ्रेंड्स आए हैं वहां से वापस जी, इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी, यही मैं चाह रही थी कि इसको अभी हम जैसे इंग्लैंड में भी जैसे थोड़ा बहुत ज्यादा अभी भी डेथ रेट है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस आपके मेडिसिन के हवाले से टेक्निकली लोगों को ये हम दोबारा से एक दफा कर लें, क्योंकि जितनी अवेयरनेस हो उतना ही बेहतर है। जी सर आपकी साइड से थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी 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 जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि देखें, एहतियात तो सब कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आप क्या मतलब बताना चाहेंगे अपनी एक्सपर्ट राय से कि कितना और किस तरह की एहतियात करनी चाहिए हम सब लोगों को? देखिए मोहतरमा, दो तरह की एहतियात, एक तो पर्सनल है, जी, एक है हुकूमत के लेवल। ठीक। पर्सनल जो है वो एक है एहतियात, दूसरी चीज है मोबिलिटी। ओके। हमने कहा है कि अपने आप को इमोबाइल कर दें, जहां जहां आप हैं वहां बैठे रहें और लोगों के साथ कम से कम राबता रखें। अगर आपने लोगों से मिलना है और मेलजोल करना है और एक जगह से दूसरी जगह का सफर करना है, तो उसके बाद आप जितनी भी जाती एहतियात करेंगे उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए। एपिडेमियोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप कितने लोगों को दिन में मिलते हैं। ओके। आज मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बड़ी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, इस पे अमल नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ये देखें कि इंग्लिस्तान में जैसे मेरा ख्याल था 48 मिलियन पॉपुलेशन थी जब मैं वहां रहता था, अब पता नहीं पॉपुलेशन क्या 48 मिलियन है। अगर जितने घर हैं उनको लॉक कर दें और उनको खाना दे दें और लोगों को कहीं कि 1 महीना बाहर नहीं निकलना, दैट वायरस विल डाई डाउन देयर। आप मेरी बात समझते हैं? ऑल्दो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन सबसे बड़ी बात है इमोबिलिटी एंड लॉस ऑफ कांटेक्ट विद ईच अदर। अब नेक्स्ट चीज है कि इंसान कांटेक्ट लूज नहीं कर सकता। कांटेक्ट जो है फिर हम डिस्टेंस रखते हैं, फिर अपने हम हैंड वॉशिंग के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, फिर सैनिटाइजर आ जाता है, उसके बाद अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मास्क। अब मास्क जो है ये बड़ी किस्मों के मास्क है। ख्याल आप समझ लीजिए कि एक लिहाज से एक बैरियर है, वो बैरियर कितना कारआमद है और कितना इफेक्टिव है ये डिपेंड करता है आप कौन सा मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक मास्क है ये N95 है, N95K है, ये हम हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। फिर सर्जिकल मास्क है तो हम आम जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम मास्क को धोते हैं? क्या मास्क जो है उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं? क्या हम मास्क को टच करते हैं कितनी देर? ये सारी चीजें जो है ना एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है, लेकिन मैं एक जरूर अर्ज करूंगा कि मास्क जो है वो सिर्फ नहीं है
वो एक फैक्टर है बाकी सारी चीजों। सबसे बड़ी चीज जो मैंने कहा है वो है इमोबिलिटी। और अगर आप इमोबाइल हो जाएं और अपना कांटेक्ट तोड़ दें, जैसे स्कूल हमने बंद किए हैं पाकिस्तान जी में, जी जी बच्चे जो हैं, बच्चे सफर नहीं करते, लेकिन बच्चे स्कूल से वायरस लेके घर लेके जाते सही हैं, अपने सही ग्रैंड पेरेंट्स को इन्फेक्ट करते एग्जैक्टली। हैं। ये है कि यूके में या यूरोप में पॉपुलेशन जो ओल्ड पॉपुलेशन है, अब वो ओल्ड पीपल लोग जो है वो ओल्ड पीपल होम में रहते हैं। जी उसके अलावा ओल्ड पीपल जो हैं वो उनको अपने काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, दे आर नॉट सिक्लूडेड। मेरे ख्याल के मुताबिक ये वक्त आ गया है कि उनको हम किसी तरीके से सिक्लूजन में ले जाएं, ठीक। उनके घर तक उनकी चीजें पहुंचाएं। खुदा का शुक्र है अभी मौसम वो नहीं है, सर्दी नहीं है जहाँ वो हीटिंग की जरूरत पड़ेगी इस वक्त। तो इस वक्त ये है कि गिव देम देयर राशन फूड, एंड समवन शुड ड्रॉप द फूड एंड आस्क देम नॉट टू लीव एंड नॉट टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो मेरे ख्याल के मुताबिक प्रिंसिपल तो वही है जो हमने पिछले 500 साल की पैंडेमिक से सीखे हैं। ठीक। 1918 की पैंडेमिक ने भी हमें ये सिखाया है, अब भी हमें यही सिखाया है। लेकिन अगर आप अंडरग्राउंड ट्रेन्स को फुल करके चलाएंगे, हम्म लोग लटके होंगे एक दूसरे हम्म के ऊपर, हम्म रेलवे स्टेशन के ऊपर रश होगा, हम्म बसेस में बस लोग होंगे, स्कूल खोल देंगे तो डेफिनेटली द हम्म, थिंग विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल। yes, आपने बैलेंस कैसे करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन एवरी कंट्री सिचुएशन और हम्म। अपनी सूरत हाल के मुताबिक। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि हमारे कुछ दोस्त आए वहाँ से, पाकिस्तान से, तो बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बताया कि हमें तो बहुत ज़्यादा हर तरह से चेकअप हुआ, सारा करके, इवन एयरपोर्ट पे भी जब बैठने के लिए और वो सारा कुछ, तो एहतियात तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है। और आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे थोड़ा हमारे यहाँ जो हैं वो ज़्यादा जो एज के लोग हैं वो इंग्लैंड में ज़्यादा उसकी कह सकते हैं शरह है। और ये मसला ज़्यादातर ओल्ड होम्स में भी ज़्यादा हो गए और वहाँ पे। और अब खैर ये भी हो रहा है कि घरों तक उनको सामान वगैरह पहुँचाया जा रहा है और इस सिलसिले में। गुड। तो इसके बावजूद जो घर के लोग हैं, जैसे हम 4 लोग हैं घर में, तो वो 4 लोग जो हैं वो आपस में उनका भी थोड़ा-सा डिस्टेंस होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि घर में कम से कम 6 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक। आप देखिए ना, पहले हम एक डाइनिंग टेबल पे खाना खाते थे, जी, अब हम बीच में से एक दो दो चेयर हमें छोड़ना निकाल होगा, दें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक सही। है ना। हाँ उसके जी, अलावा अभी मैं अपने सर्वेंट को कहता हूँ कि आप चाय लाओ उधर रख दो हाँ, और चले सही, जाओ, सही है। और मैं तो फिर चाय उठाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास लेके आए और मेरे हुँ, पास आके रखे। हुँ। अब तो अल्लाह का शुक्र है, यूके में किसी जमाने में एक बाथरूम होता था, अब घरों में 2 बाथरूम भी जी, हैं। जी, जी, कोशिश करें कि अपने अपने बाथरूम जो है वो इस्तेमाल करें, डोर नॉब्स, सरफेसेस, इनको क्लीन करें। और क्लीन करने के लिए भी जैसे आम डिटर्जेंट के साथ अगर कपड़े के साथ करेंगे तो वायरस कैन बी इनएक्टिवेटेड बाय क्लीनिंग। ये असल में ये जो आपके डोर नॉब्स और मेज और ये सरफेसेस हैं, जी, कार के हैंडल्स हैं, ये चीजें, इनसे भी जो वायरस है फैलता है। इन चीजों को डिकंटामिनेट करें और डिस्टेंस रखें। और डिस्टेंस रख साथ कोशिश ये करें कि कोई जब खांस रहा है या किसी को कुछ जुकाम की कंडीशन है तो कम वो मास्क पहने ताकि उसके असरात दूसरे तक ना पहुंचे। ना तो पर ये मैं कहूँगा घरों के अंदर, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने तो एक बड़ा खूबसूरत एसओपी छापा है जिसमें घरों के अंदर रहने के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आपने, बड़ा अच्छा पेपर है वो, आपको मिल जाएगा इंटरनेट से, मैंने भी पढ़ा है। हाँ तो जी, दैट विल मैंने भी बी वेरी पढ़ा। गुड जी। एडवाइस व्हिच दे हैव गिवन टू द पीपल। और जी डॉक्टर साहब यहाँ तो एनएचएस वाले जो हैं वो आपको बकायदा हम लोगों को टेलीफोन पे मैसेज वगैरह भी भेजते हैं और प्रिकॉशंस का भी भेजते रहते हैं, तकरीबन हर कोई तीसरे दिन वो मैसेज मुझे भी आ जाता है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हाई रिस्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है। कुछ थोड़ा सा प्रिकॉशंस भी बहुत ख्याल से करते हैं, बिकॉज आई एम अ हार्ट पेशेंट और उसके बाद मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वो थोड़ा सा यकीनन यहाँ पे ये एनएचएस की बहुत सर्विसेज, बहुत डॉक्टर्स जो हैं हर जगह पे पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बाकायदा बताया जाता है, या जो भी कोई ऐसी है मेडिकेशन वगैरह जो है वो भी आपको टेलीफोन पे मिल जाती हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपका तो ये एक जरूर मेरे जहन में क्वेश्चन आता है कि ये अब कब तक ये सिलसिला चलेगा सर? ये कब तक हम सोचें कि थोड़ा सा मतलब जहन में आता है ना कि ये कब तक चलेगा? ये थोड़ा सा आपने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है। लेट्स सी, चाइना में इट टुक देम 8 वीक्स, ठीक है ना, जी 8-10 हफ्ते में। हमारे यहाँ ये लग गई बात। लेट्स गो बैक टू 1918 पैंडेमिक। जी। एक वेव आई, हम्म उसके बाद लोगों ने प्रिकॉशंस की, हम्म कम हो गया केसेस, फिर लोग बाहर निकल आए, फिर सेकंड वेव आ गई। सही। सेकंड वेव के भी जब कंट्रोल हुआ, देन वार एंडेड, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद फिर लोग मुख्तलिफ अफवाज अपने अपने मुल्कों में मूव करने लगे। That was the third wave, which was terrible. And it took then about 1.5 years. उस वक्त, लेकिन that was a peculiar situation. मैं नहीं कह रहा कि it will take such a time. लेकिन मैंने कोई तकरीबन 500-600 बरस की जो पैंडेमिक को स्टडी किया, एनालाइज किया, तो मैं आई कैन गेस कि 6 to 9 months शायद हमें लगे। आई थिंक 2020 जो है, that will pass as such. We have to take the precaution. अभी मसला ये है कि वी आर सीइंग द वेव व्हिच इज गोइंग अप। अगर आप उसको देखें ग्राफ को, अभी वो लेवल नहीं हुई, और जब लेवल पे आएगी तो फिर हम देखेंगे कि नाउ इट इज बिकमिंग अंडर कंट्रोल, और देन इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, नीचे चली जाएगी, एंड देन वी विल सी के सेकंड वेव ना आए। मेरा ख्याल है कि ये साल जो है ये कोई इतना अच्छा साल नहीं है। वी हैव टू, एंड वी वांट अगले विंटर से पहले अगर हम बच गए, so that will be a very big success to all of us, because winter can make the situation worse as far as respiratory diseases are concerned. Yes, you're right, you're right. तो सर इसका मतलब है कि ये 2021 के भी मिड तक जाएंगे हम, ऐसे गेस कर रहे हैं हम, मतलब आई थिंक सो 2020 के एंड तक हम जाएंगे, आई थिंक सो। ओके, अल्लाह ना करे कि हम उसे अल्लाह आगे ना जाएं, करे। जी जी। क्योंकि अगर हम विंटर में वी हैव गॉट नंबर ऑफ केसेस, अगर वो वेव बहुत खौफनाक हुई, तो विंटर बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हमने देखा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि यूरोप में स्पेशली उस वक्त ईंधन की कमी हो गई थी घरों को गर्म करने के लिए, और बाज़ औक़ात मसला ये होता है जो सर्विसेज होती है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी ट्रेन सर्विसेज, दे आर अफेक्टेड व्हेन द पीपल आर सिक। आई डोंट वांट दैट सिचुएशन शुड अकर। तो खुदा करे कि वी गेट कंट्रोल ऑफ इट बाय सितंबर एंड अक्टूबर, होपफुली इट शुडंट गो, इंशाल्लाह इट शुडंट गो बियॉन्ड दिस ईयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब ये तो अच्छा, एक और जहन में मेरे क्वेश्चन है, वो क्योंकि चलें मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि कुछ लोगों का ख्याल, जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा। हाँ जी, कुछ लोगों का ख्याल है कि एक मिनट सर, मैं देखती हूँ आवाज का क्या मसला है। जी जी, हाँ जी, ठीक है। अब ठीक है जी। मैंने कहा कुछ लोगों का ये भी है ख्याल कि ये कुछ जी ऐसी कोई बात नहीं, और यहाँ पे बात इंग्लैंड में ये डिस्कशंस अमंग फ्रेंड्स होती है कि ये कोई कंट्रोल थ्योरी का सब कुछ है, तो कुछ क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो आई शुड यूज दैट वर्ड और नॉट, बट चले मैं थोड़ा लिबर्टी लेके यूज ही कर लेती हूँ। कोई थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर है या क्या है, तो क्या ऐसी बातों पे देखिए एक वबा तो फैल गई और पूरी दुनिया में फैली हुई है, तो अगर कोई कुछ ऐसा कर भी रहा है तो क्या वो अपने लोगों को भी मारेगा इस तरह से? ये इसमें ये कितनी सच्चाई देखें, है या कितनी मिथ है? आई एम वेरी सॉरी टू से, मैंने बहुत पेपर्स लिखे हैं इस पे, जी जी। अच्छा। और ये मिथ्स जो हैं दे आर साइन ऑफ इग्नोरेंस। दो चीजें हैं, व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट समथिंग देन योर माइंड इज रैशनल। जब आप हथियार फेंक दें, तो क्या कहते थे, पाकिस्तान में गर्मी होगी तो वायरस खत्म हो जाएगा। मैं कहता था गर्मी से खत्म नहीं होगा। मैंने पेपर लिखे पेपर पे। अब आप देखें गर्मी पड़ी आज 43 है लाहौर में टेम्परेचर, मतलब वायरस इज गोइंग ऑन। हर्ड इम्यूनिटी आएगी। हर्ड इम्यूनिटी shouldn't be with virus, it should be with vaccine if it is there. और हर्ड इम्यूनिटी के लिए मैंने एक पेपर में कहा है कि if you want to have herd immunity by virus, then you will lose at least 750,000 people, 7.5 लाख लोग मरवाओ, तो फिर तुम्हें हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी।
लेकिन बात यह है कि वी एज ए साइंटिस्ट वी हैव टू बी वेरी रैशनल। हमें इन चीजों पे नहीं जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो थ्योरी थी जी ये कहाँ से आया है, ये किधर से आया था, ये कहीं से नहीं आया। ये वायरस नेचर से आता है। अब आपको बड़ी सिंपल सी बात बताऊं, अगर दिस इज नॉट इन्फ्लुएंजा वायरस, इट इज कोरोना वायरस, तो इन्फ्लुएंजा का वर्ड कहाँ से आया? इन्फ्लुएंजा का वर्ड इन्फ्लुएंस से आया है और कॉन्फ्लुएंस से आया। वो कहते थे रोमन के स्टार जो है वो हर 30-34 साल के बाद, 35 साल के बाद वो एक खास तरतीब में आते हैं, तो ये वायरस आता है और ये आसमान से उतरता है। सो मेनी थ्योरीज, ऑलवेज पैंडेमिक्स हुई हैं। जब आज से 300 साल पहले प्लेग आई थी यूरोप में, तो कोई कंस्पायरेसी थी किसी की? There was no conspiracy. फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कोई कंस्पायरेसी नहीं। हमें 1977 में दोबारा आ गया H1N1, तो हमें लोग कहते थे रशिया के जो डीप फ्रीजर थे उनके अंदर से वायरस लीक कर गया। इस तरह की कहानियां हमने बहुत सुनी है। मसला ये है कि इस वक्त बजाय इसके कि टाइम वेस्ट करें, we should know there is a virus which has come from animals to human beings. Yes. And it has crossed species barrier. Yes. And this virus is in the phase of adjustment. Exactly. In the new species. It will take some time, and this new species has to suffer because this is a new virus. Because we don't have any immune protection against that. We don't have a virus. It should be taken as a virus. We should make the vaccine, we should make the medicine, we should do the other experiments, and we should treat the patients, and we should try to control. The most important thing is control, and controlling by scientific means is by rational thinking. Rational, exactly. This kind of thinking, which is just based on conspiracy theory, will not lead us anywhere. It will lead us in the middle of nowhere. So that's my message. बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन मेरा करना, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे ना, तो वो अब जाहिर है टेलीफोन पे बात होती है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मेरे जहन में ये बहुत था कि मैं जब डॉक्टर आएंगे प्रोफेसर साहब, तो मैंने उनसे ये जरूर क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह हालात हम इंडिविजुअल बेसिस पे और जाहिर है गवर्नमेंट की लेवल पे भी हर कंट्री में कुछ ना कुछ सभी लोग जो हैं सीरियस हैं और काम कर रहे हैं। तो सर अभी मैं आपको थोड़ा सा एक दूसरा आपका जो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है, और आप करें माशाल्लाह से यू आर अ लिविंग स्कॉलर ऑन इकबाल, तो ये आपको एक तरफ आपकी मेडिसिन देखें बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, अभी माशाल्लाह से आप वीरोलॉजिस्ट हैं, अभी मतलब इतना ज्यादा, दूसरी तरफ आपका ये जो लव फॉर अल्लामा इकबाल, ये किस तरह से आपके अंदर आया, या कैसे आपने इसको परवान चढ़ाया? Very interesting. Actually, there are two things. One is profession and one is passion. Passion जो है, it is based on intellect. Yes. Medicine is not based on intellect. Medicine is a profession, just like you are a good carpenter. Yes. You are a goldsmith, and you may be a good surgeon or a good physician. So I am professor of virology for last 40 years. मैंने England से I have got my FRC path in virology. I am FRCP from Edinburgh. तो मैंने यहीं से वायरोलॉजी सीखी है और उसको प्रैक्टिस किया। लेकिन जब मैं MBBS थर्ड ईयर में था, I appeared in my MA in Persian and I topped the university. Then उससे पहले मैंने फाजिल फारसी किया था, फाजिल उर्दू किया था. Then I started my PhD. And my PhD in पर्शियन में, फारसी में आपने PhD? फारसी में PhD. पर्शियन में मैंने PhD की, उसके बाद then I started writing books. And ultimately, I diverted my attention to Allama Iqbal. Allama Iqbal, जैसे आपको पता है, पाकिस्तान के लिए is the most important philosopher. और उन्होंने darkness में हमें light का पैगाम दिया. He is the poet of dynamicity. He is the poet who asks us for the self-consciousness, khudi, self-identity, self-reliance, self-respect. उसके बाद then he gives you courage, and he asks you to do the things more dynamically and not to sit in the home. And in the background of the Muslim philosophy which was existing in the past, सूफिया जो थे वो कहते सब कुछ छोड़ दे, दुनिया को छोड़ दे और दुनिया को कोई फायदा नहीं. Iqbal has said very beautifully, उसने कहा कि वर्ल्ड में अच्छे काम करके
आप अपने आप को इतने अपनी एक्शन के जरिए प्योरीफाई करो दैट यू रीच टू द गॉड। अल्लाह के पास जाना है तो पहले आप पब्लिक के जरिए जाए, लव द पीपल, respect them and serve them, and that path will take you to that. So I'm reading a lot about Iqbal. I am myself a poet of Persian, and I love Iqbal's poetry because of this message which he has given, and I pass it to the young generation. And that's what I'm That's a great contribution, sir. Sir, कितनी books लिखी हैं आपने, बताइए जरा. Please. देखिए, there are few books which I have written on medicine. Okay. मेरी एक book है Myths and Facts about Rabies. Now I'm writing Myths and Facts about Coronavirus. Wow. उसके अलावा I wrote in Urdu on rabies, one on AIDS, one on viral hepatitis, which was very popular. तो उसके अलावा मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस इंटरनेशनल करवाई, जिनके मैंने वो डायरीज लिखी और बुक्स लिखी. ये तो था मेडिसिन. उसके बाद मैंने लिटरेचर पे काफी बुक्स लिखी. मैंने मुगलिया सल्तनत के बारे में भी लिखी, सिख मजहब के बारे में भी लिखी, मुसलमानों के जो ख्यालात के डाइवर्शन थे उस पर भी लिखा. फिर मेरी एक पोइट्री की बुक थी पर्शियन में, एक किस्से भी वो भी फारसी में. उसके बाद देन आई रोट ए बुक ऑन ए पर्सनैलिटी थे, अभी वो फौत हो गए हैं, ये एनसीन मुस्लिम, उन पे लिखी. फिर मैंने फिक्री अजम पे लिखी. फिर मैंने अल्लामा इकबाल और अहले फारस पे लिखी. तो लेटेस्ट माई बुक जो है वो कल मुझे मिली है, दैट इज अबाउट 700 पेजेस, दैट इज इन इंग्लिश, इकबाल एंड स्टेजेस ऑफ द ईस्ट. उसके जो है 10 कॉपीज उन्होंने कल दी हैं, बाकी वो बाइंडिंग हो रही है, ईद के बाद मुझे मिले. मेरे ख्याल के मुताबिक दैट इज एन एनसाइक्लोपीडिया अबाउट इट, वाज ओरिजिनली 800 पेजेस. फिर फॉन्ट छोटा किया तो 650 पेजेस बने. इंटरनेशनल लेवल की बेस्ट स्टैंडर्ड की मेरे ख्याल में वो बुक है. तो सर ये मार्केट में आ गई है इकबाल और स्टेजेस ऑफ द ईस्ट बुक जो है, अभी आपको सिर्फ 10 कॉपीज मिली हैं, तो ये कब तक आ जाएंगी, कैसे ली जा सकती है ये बुक? जी सर. मैंने उसके अलावा मैंने कई, मैं अपनी पोइट काफी मेरी गजलें फारसी की उर्दू की इकट्ठी हुई है, अब उनको भी अलग बुक्स की शक्ल देनी. So I've written many books. I've written about 150 articles in different journals on my medical subjects, and I've written much more in the newspapers and other things. आजकल तो एक आर्टिकल डेली लिख रहा हूँ. वाह. बिजनेस टाइम्स में इस पे कोरोना पे, कल मैंने मास्क पे लिखा था, परसों मैंने वैक्सीन पे लिखा था जस्ट. उसके बाद ये मैंने सारे मिथ्स पे लिखा, हर्ड इम्यूनिटी. सर आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं, और खास तौर पे इस टाइम पे. तो सर वो जो आपकी बुक है कोरोना पे जो आपने लिखी है, वो बंदा कहाँ से ले सके? वो आप मार्केट में आ चुकी है वो बुक? ख़वातीन और हज़रात, थोड़ा सा हमारा टेक्निकल मसला ये आपको पता है कि हो जाता है, और ये होता है इंटरनेट की वजह से, इसमें कसूर किसी का भी नहीं है. तो जी जी सर, मैंने कहा जो आपने कोरोना पे लिखी है, तो ये मार्केट में पाकिस्तान में आ चुकी है, और हम इंग्लैंड में कहाँ से लेंगे वो? नहीं, मैंने अभी ये कह रहा, मैं लिख रहा हूँ. अच्छा, लिख रहे हैं अभी आप? इट इज ए डेवलपिंग स्टोरी. मैंने अबाउट 13 आर्टिकल्स हैं जो अब तक छप चुके हैं बिजनेस. मैं उनके आपको लिंक दे सकता हूँ. जी प्लीज. जी जी जी. इंडिविजुअल आर्टिकल्स मिल जाएंगे. अभी 15 आर्टिकल्स मीन अबाउट 100 पेजेस. मेरा ख्याल है अबाउट 200 पेजेस जब हो जाए और ये डेवलप हो गया स्टोरी, देन इट विल बिकम मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट कोरोना वायरस. So then it will be. I am in the middle of writing it. Okay. सर बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन है, और मुझे आपका जब नाम बताया गया तो मैं इस बात पे बहुत खुश थी कि एक तरफ आप उतने ही आप प्रोफेशनली एक्सपर्ट हैं, उतने ही आप अपने पैशन में एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह. तो आप हमें कोई एक अल्लामा इकबाल के बारे में मुझे ये बताइए कि हमने भी अपने स्कूल टाइम पे, मुझे बहुत शौक था, और मुझे आज भी याद है कि हमारा जो 2-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था जो जरा टॉपर होती थी, तो उनमें से हमारी एक दूसरे के साथ ना कंपटीशन होता था कि उर्दू में देखते हैं कौन टॉप पे नंबर लेता है. अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारी मिसेस ख्वाजा होती थी, तो वो समहाउ वो मुझसे ज्यादा लाइक थी, मेरी फ्रेंड्स जो थी, लेकिन नंबर मेरे ही ज्यादा आ जाते थे. उसमें क्या होता था कि शायरी की मुझे बहुत शौक होता था. मैं अपने हर उस चीज में ना अल्लामा इकबाल का कोई ना कोई
मतलब उनकी पोइट्री को रिलेट करके वो चीजें जरूर डालती थी। तो ये हमारा बहुत, और हमारे घर में भी माहौल ऐसा था कि इकबाल को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी, उसके मैसेज को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। और आजकल अगर मैं देखूं और एज कंपेयर टू आवर टाइम, तो और मैं समझती हूँ कि आप बताइए कि ये सेल्फ अवेयरनेस, खुदी की बात, उसके बाद शाहीन का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो एनलाइटनमेंट है इलामा इकबाल के पैगाम में, वो हमारी नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बावजूद लोग बच्चे जो हैं, आई मे बी रॉन्ग क्योंकि मैं जरा पाकिस्तान से बाहर बैठी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा पैशन था ना हमारी जनरेशन का, उस तरह से आज की नौजवान नस्ल का उस तरह से नहीं है। अगर आप समझते हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर होना चाहिए तो किस तरह से ये ज्यादा हो सकता है, प्लीज इसके बारे में। देखिए, देयर आर टू थिंग्स। पहली बात तो आपने कही, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो सब पर्शियन उनको आती थी, सबको आती थी। सबको आती इकबाल का सारा कलाम फारसी में, जी। ठीक। हमारे जो पेरेंट्स थे उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, ये भी एंड आप मैनी ऑफ देम दे वर बाइलिंगुअल, मैं बाइलिंगुअल थे, मैनी ऑफ जी देम। जी उनको जी उर्दू भी आती थी जी और बिल्कुल पर्शियन सही भी कह आती थी। रहे हैं। अच्छा, अब हमारी जनरेशन में थोड़ा सा फर्क ये पड़ा, तो लोगों की पर्शियन खत्म हो गई हम्म, और उर्दू वीक हो गई। हम्म, अब नेक्स्ट जनरेशन आ गई, नेक्स्ट जनरेशन जो थी वो इंग्लिश की तरफ चली गई, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने क्या किया बच्चों ने, कि बच्चों को बताया ये गया कि आप ये पढ़ेंगे तो आपको प्रोफेशनली ये बेनिफिट होगा। अब exactly, रोजी रोटी के लिए पढ़ना शुरू हो गया। हम्म, जिस जमाने में आप पढ़ती थी या हम पढ़ते थे, उस जमाने में ये था, रोजी रोटी के लिए नहीं पढ़ते थे, हम अपने ज़हन की तस्कीन के लिए, exactly, एनलाइटनमेंट के लिए, अच्छा बिल्कुल इंसान बनने के लिए, सही। अच्छे किरदार के लिए, अच्छे अखलाक के लिए। अब हुआ ये कि वो सारे एस्पेक्ट जो थे, गुड कैरेक्टर, गुड मोरालिटी, उनको छोड़ के हमने कहा अच्छा डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो। और आज के बच्चे ये पूछते हैं कि इस किताब पढ़ने का मुझे माली फायदा क्या हो। हाँ, एक चीज तो ये हुई है। नंबर टू, जमाना बड़ा तेज हो गया। हमारे जमाने में जो बुक्स आपको मिलती थी या हमें, they were well, I think, censored, scrutinized, or over the generations they were licensed for reading. रूमी को पढ़ते थे 800 साल से था, हम्म, हाफिज को पढ़ते थे, सादी को पढ़ते हाँ, थे। शादी को आज क्या है, आज इंटरनेट है, इंटरनेट पे क्या है, गार्बेज है। नथिंग इज सेंसर्ड, एग्जैक्टली, नथिंग इज स्क्रूटिनाइज्ड, ठीक है ना। कोई कंट्रोल्ड तो नहीं है ना, जिसने लिख दिया दूसरे ने उस पर यकीन कर दिया। तो ये आप सेकंड एस्पेक्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तीसरी चीज हमारी गवर्नमेंट से है, हाँ, जिन्होंने एटलीस्ट पाकिस्तान में मैंने देखा है, दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन दोस थिंग्स। हाँ, अब अल्लामा इकबाल की छुट्टी भी खत्म हो गई, बच्चों के कंपटीशन भी खत्म हो गए। आई थिंक देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई द पीपल हैव लॉस्ट। इसीलिए मैंने ये बुक इंग्लिश में लिखी, सो दैट आई कैन एड्रेस टू द यूथ, उन एग्जैक्ट, लोगों को जिनको इंग्लिश के अलावा नहीं कुछ जबान आती। हम्म, तो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम यंगस्टर को अप्रोच करें। और मेरा ख्याल है कि अब यंगस्टर को अप्रोच करने के लिए हमें उनका तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। have हम्म, to talk in English, and we have to use the media and other things. Thank you. बिल्कुल सही। सर, हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स रह गए हैं, और बहुत मजा आ रहा है मुझे। इकबाल का तो आप देखिए कि हमारे टाइम पे तो बज़्म अदब होते थे। इकबाल डे को इतनी जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने स्कूलों में सेलिब्रेट किया हुआ है, और उसके बाद भी इवन जब मैं अपनी प्रोफेशनली एज एजुकेशनिस्ट थी, तब भी कुछ अरसा तक ये सिलसिला चलता रहा है। लेकिन अब तो अभी हमारा यहाँ पे जो है इंग्लैंड में जो लिटरेरी सर्कल है, वहाँ पे बात होती है इकबाल की भी हम बात करें, शायद हम सारे मिडिल एज के लोग हैं तो हमारा वही पैशन है पुराना, मतलब हम बैठ के इकबाल की बात करें, गालिब की बात करें, और बकायदा डिस्कशन होती है अमंग फ्रेंड्स। अगर हम, अब तो नहीं, अब तो कोरोना की वजह से ये सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अगर टेलीफोन पे भी बात करेंगे या कुछ है तो उस तरह से। और ये आपकी बात सही है कि अब आज की यूथ को उनके हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा कि इंग्लिश का है तो इंग्लिश के साथ उनको इकबाल का पैगाम दें, क्योंकि हम, मैं समझती हूँ कि जो सेल्फ अवेयरनेस खुदी का जो दिया है, अभी आजकल यहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़ा बहुत
लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं या कुछ है, तो मैं जब उनसे बात करती हूँ, मेरे अपने बच्चे की, मैं उनसे जब बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ भाई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ या खुद ही की आप देखो या आप अपने बारे में लव योर सेल्फ की बात है, तो मैंने कहा ये बेटा वही चीजें बातें हैं जो कि इल्लामा इकबाल ने कही है कि आप खुदा बंदे से खुद पूछिए बता तेरी रजा क्या है। आप वो लेवल पे आ जाएं कि खुदा खुद से पूछे भी मैं तुम्हारे यहाँ शाहरुख के पास हूँ, और यही इल्लामा इकबाल का मैसेज है। तो बिल्कुल, तो सर आपके पास आखिरी 1 मिनट है, कोई पैगाम आप अदब के हवाले से, इकबाल के हवाले से, कोरोना के हवाले से हमारे नाजरीन। देखिए, दो चीजें आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है आखिर में। तो इकबाल ने ये जो कहा है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे, ये उसने रूमी से लिया है। जी, और रूमी ने खूबसूरत अंदाज में कहा है, चुन चुनीन खाही खुदा खाहत चुनीन मीदहद हक आरज़ूए मुत्तकीन। जैसे तुम चाहते हो खुदा भी वैसे ही चाहता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो मुत्तकीन की आरज़ू को पूरा करता है। आप इतने सर जी सर फिर थोड़ा सा स्टक हो गया, चलें कोई नहीं, आपका मैसेज हम लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी विद इन फ्यू सेकंड दोबारा आ जाते हैं, और फासले फर्क नहीं डालते, इंसानों के ना दिलों में फासला होना चाहिए ना कुछ, लेकिन ये है कि टेक्निकल जो हमारी मसले हो जाते हैं तो उसमें किसी का भी कोई कसूर नहीं होता। तो यकीनन आपको नॉलेज मिला होगा, और प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मान साहब जो हैं वो हमारे पाकिस्तान के लीडिंग एक्सपर्ट हैं। ही इज़ अ वायरोलॉजिस्ट जिन्होंने ये वायरस जो है कोरोना वायरस और कोविड-19 का जो है इसके बारे में, जैसा कि उन्होंने भी बताया, बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे और बहुत सारा काम अभी भी कर रहे हैं। और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें दोबारा जॉइन कर लें। अब ये भी पता नहीं है कुछ कि पाकिस्तान में लाइट ना चली गई हो, तो देखते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जॉइन करते हैं। अगर तो लाइट चली गई हो तो ख़वातीन हज़रात फिर उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा जी जॉइन। मैं जी सर, पैगाम दे दीजिए आखिरी जी एक। मैं पैगाम यही अर्ज करना चाहता था कि आज वक्त आ गया है कि हम अपनी एथनिसिटी, कलर, रेसिज्म और ज्योग्राफिकल बाउंड्री से ऊपर होकर सोचें। मैं फिर आपको वही पैगाम दूंगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि आज के बाद काले को गोरे पे, गोले को कारे पे, अरबी को अजमी को, अजमी को अरबी पे कोई फख्र हासिल। और हम सब लोग जो हैं अल्लाह की आदम की औलाद हैं, और आदम मिट्टी से था और मिट्टी का कोई कलर नहीं। तो इकबाल का पैगाम भी आफाक का पैगाम है। एक अच्छा मोमन जो है उसके दिल में नफरत नहीं हो सकती, नो हेट्रेड, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स। अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट से ऊपर होके इंसानियत की रिस्पेक्ट पे आ जाएंगे तो हमारा वही मकसद हो जाए जो खुदा का मकसद है। इसे रूमी ने कहा है कि फिर तुम उसी तरह सोचोगे जैसे खुदा सोचता है, और खुदा भी ऐसे सोचेगा जैसे तुम सोचते हो। तो यही वो मुकाम है जहाँ इकबाल ने कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सो मच डॉक्टर साहब, बहुत मजा आया, खास तौर पे आपके पैगाम का इतना अच्छा लगा जिसमें आपने खुदा के पैगाम के साथ अपने अपने आखिरी नबी का पैगाम भी, और फिर उसके बाद रूमी, फिर उसके बाद इकबाल। देखें, पैगाम वही है जो आपने दिया है, अफाकियत यही है कि हम इंसानों की कदर करें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, वी आर रियली रियली ग्रेटफुल सर, आपने टाइम दिया और हमारे नाजरीन को बहुत अच्छी मालूमात भी मिली। बहुत शुक्रिया, जितना खूबसूरत आप काम कर रहे हैं इस तरह ही करते रहें, और हम सब दुनिया में जहाँ जहाँ बैठे हैं आपसे मुस्तफीद होते जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। So nice of you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. थैंक यू।